राहुल गांधी जी भी बहुत चिंता कर रहे हैं आजकल आदिवासियों। कुछ उनकी मम्मा ने कर ली थी चिंता, कुछ उनके दादा ने चिंता कर ली थी। अभी तो यही तय नहीं हुआ कि उनकी जाति क्या। कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी दंडवत करते हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं। हम तो हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि कृपया आप अपनी जात तो बताइए, हम आपको क्या माने, जिसकी आम आदमी कंफ्यूज हो कि आप प्रभु हो क्या। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और स्वागत आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम फॉरेस्ट फर्स्ट में। और आज की खास शख्सियत हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय और वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी। विजय शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय शाह जी से हमारा बहुत लंबे समय से जो है परिचय भी है और काफी लोकप्रिय मंत्री भी रहे हैं। अलग अलग विभागों में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और इस समय वन विभाग का जिम्मा वो संभाले हुए हैं। उनसे उनके विभाग के बारे में भी जानकारी हम देंगे और विषय भी सवाल भी पूछेंगे। लेकिन इस समय देश की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय चल रहा है, वो है आदिवासियों पर राजनीति। ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है और विजय शाह जी जो कि रानी दुर्गावती जी के वंशजों में से हैं, उनके किस तरह से उनके साम्राज्य में उनकी भूमिका रही थी, उनके परिवार की, उनके खानदान की, और इस समय देश की राजनीति में आदिवासियों की क्या भूमिका है और अब क्या कुछ होने जा रहा है और इतिहास से क्या कुछ छेड़छाड़ हुई है, हम सवाल खुद पूछेंगे विजय शाह जी। विजय शाह जी, एक पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदिवासी राजाओं को जिस तरह से उनका योगदान रहा है देश की आजादी में, क्या आपको लगता है कि इतिहास के पन्नों में उन्हें वही स्थान मिला जिसके वो हकदार थे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आशुतोष जी आपने पूछा है। ये देश की आजादी में हजारों हजार उन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि न सिर्फ आदिवासी राजा बल्कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कई लोगों ने बहनों के भाई खो दिए, कई माताओं ने अपने माथे के सिंदूर खो दिए, बच्चे बिना पिता के हो गए, साया उड़ गया। अगर मैं सिर्फ शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात करूं, क्योंकि आपने राज परिवार का पूछा है, अंग्रेजों ने शंकर शाह रघुनाथ शाह को सिर्फ इसलिए कि वो 1857 की क्रांति का बिगुल आगे बजा रहे थे, जबलपुर में ला करके फॉरेस्ट डीएफओ ऑफिस में रख करके और उसके बाद तोप के मुंह में बांधकर जिनके चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन जब हम आजादी का इतिहास देखते हैं तो आजादी के इतिहास लिखने वालों ने भी इन वीर राजाओं के साथ बेईमानी करी। उनके लिए दो लाइन नहीं, जिनके चिथड़े उड़ गए। सब लोग जानते हैं, जबलपुर में सरेआम अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह के चिथड़े उड़ा दिए तोप के मुंह में बांधकर। लेकिन जब देश के इतिहास हम पढ़ते हैं तो उनके लिए दो लाइन नहीं, और जिन्होंने उंगली नहीं कटाई उनका शहीदों में नाम है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि देश की जो आजादी में जिन लोगों की भूमिका थी उन्हें क्या नजरअंदाज किया गया या ये षड्यंत्र था? देखिए, षड्यंत्र पूर्वक ही किया गया, क्योंकि ऐसे लोगों को आगे लाया गया जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया। मैं हर बार ये बोलता हूँ, आज अमृत महोत्सव के नाम पर देश की आजादी के 75 साल होने पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे पार्टी अमित शाह जी ने उनको खोज निकालने का एक बीड़ा उठाया है कि इस देश की आजादी में चाहे वो राज परिवार हो, चाहे वो सामान्य जन हो, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, अगर उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, देश की आने वाली भावी पीढ़ी को हम उनका इतिहास लाएं और जिन्होंने बेईमानी करके देश के आजादी के इतिहास को षड्यंत्र पूर्वक गलत लिखवाया है, उसको ठीक करने का भी मौका हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम करते हैं। आप खुद एक आदिवासी राजघराने से आते हैं, जब आपको इन सब चीज़ों से जब दो चार आप हुए थे, जब आप युवा अवस्था में आए थे, जब आपको पता चला कि इतना गौरवशाली इतिहास को ना तो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, ना युवा पीढ़ियों को बताया जा रहा है, तो वो मन में किस तरह की भावना आपकी जागरूक हुई? देखिए, कभी कभी बड़ा शोम होता है। हमारा राज परिवार छोड़ दीजिए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जैसे लोगों पर भी एक पन्ना नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी में नेताजी का क्या योगदान रहा, ये कहना
सूरज को दीपक दिखाने के माफिक होगा। देश की भावी पीढ़ी, हम नेताजी का पाठ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अभी मेरे पास जब 10 वर्ष ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री के रूप में था, तो हमने टंकिया मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, सब पर स्केच बुक निकाली, छोटी छोटी फिल्में बनाई और इनको सम्मान पूर्वक देश के आने वाली पीढ़ी याद रखे, एक छोटा सा हमने प्रयास किया था। और उसी प्रयास को 18 तारीख को हम जबलपुर के अंदर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ और विराट स्वरूप देना चाह रहे हैं। शाह जो सरनेम है वही शंकर शाह जी का भी था जिन्होंने बलिदान दिया, आपका भी वही सरनेम है, इसमें क्या जोड़ है? देखिए, बेसिकली आप अगर इतिहास में जाएंगे तो रानी दुर्गावती के जो 52 गढ़ थे जी, तत्पश्चात संग्राम शाह के बाद जो रानी दुर्गावती ने 52 गढ़ बनाए जी, उसमें हमारा भी एक गढ़ पकड़ाई, जो हम लोग रानी दुर्गावती के वंशज हैं। और बीच में मुगलों से वो लड़ती रही, मुगलों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। हमारे परिवार वाले भी इमरजेंसी में, हमारे पेरेंट्स भी इमरजेंसी में 19 महीने अंदर रहे। आज वो दिन आया है कि हम उन 52 गढ़ों के लोगों को इकट्ठा करें और जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनको भी आने वाली पीढ़ियों के सामने उनके इतिहास को लाने का मौका ईश्वर ने हमें दिया है। हम चाहेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव में 70 साल के बाद लेट ही सही, लेकिन ऐसा उन लोगों का इतिहास आने वाली देश की भावी पीढ़ी के सामने आना चाहिए। एक बड़ा सवाल खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से भी उठाया जाता रहा है। उनकी सरकार जब मध्य प्रदेश में रही थी पिछले 15 महीने की जब सरकार थी कमलनाथ जी के दौरान, एक प्रश्न उठा था कि आदिवासी हिंदू नहीं। इसको बड़ी हैरानी होती है कि कई विदेशी जो एजेंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बड़ी चिंता जाहिर करती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सच्चाई क्या है? लोगों को गुमराह करने का कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसके अंतर्गत हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम पेड़ को देवता मानते हैं, हम पत्थर को देवता मानते हैं। जो देवताओं की पूजा करे, जो प्रकृति पूजक हो, हिंदुइज्म की थ्योरी क्या है? प्रकृति पूजक। और जो बरसों से प्रकृति पूजक है, सही हिंदू मन तो आदिवासी लोगों में गुमराह करके और भेदभाव जाके फूट डालो और राज करो की नीति में कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर के जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक देश की आजादी का इतिहास इन्होंने खंडित किया, वैसे ही इस आदिवासी समाज को हिंदू नहीं है कह के या फूट डालकर उनको समाज से अलग करना चाहते हैं। और आने वाले समय में पूरा ट्राइबल समाज ये बात समझ चुका है कि जो प्रकृति पूजक है, ईश्वर का सच्चा पूजक वो है जो पत्थर को, जो देवता को, जो पृथ्वी को, जो आकाश को, जो पेड़ को देवता मानता हो। उससे बड़ा कोई हिंदुइज्म की थ्योरी नहीं हो सकती। आपके मुताबिक आदिवासी हिंदू हैं? 100%। छत्तीसगढ़ में इस समय बड़ा मुद्दा छाया हुआ है धर्मांतरण का, और आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे समय समय पर उठते रहे हैं। आप स्वयं भी आदिवासी नेता हैं, आदिवासी राजा हैं। धर्मांतरण कितनी बड़ी सच्चाई है और क्या ये बड़ी चुनौती बन गई आदिवासियों के लिए? देखिए, देश की आजादी के पहले अंग्रेजों ने जगह जगह स्कूल खोलने के नाम पर, गरीब लोगों की मदद करने के नाम पर कुछ ऐसी संस्थाएं खोली, क्योंकि देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान आज जितना सक्षम नहीं था। अगर आपको पढ़ाई करना है, अगर आपको जीवन स्तर अच्छा उठाना है, तो ये कुछ आदिवासी भाइयों बहनों की मजबूरी थी कि वो क्रिश्चियन संस्थाओं में जाकर के पढ़ाई करें और उस पढ़ाई करने के बहाने धीरे धीरे पूजा पद्धति से उनको वो प्रभावित करते रहे, पढ़ाई से प्रभावित करते रहे, ईश्वर की अवधारणा को अलग तरीके से उनके दिमाग में डालते रहे। और उसका नतीजा ये है कि हमारे कई हिंदू बंधुओं को उन्होंने ईसाईकरण किया, लेकिन धीरे धीरे अब वो चीज नहीं रही। अब शिक्षा के और अन्य संसाधन हमारे आजाद देश में ज्यादा हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन, और उसमें भी ईसाईयत और धर्म परिवर्तन की जो संस्थाएं वो बखूबी अपना काम करती रही, उन पर रोक नहीं लगी। लेकिन आज
मोदी जी और भाजपा के शासन में हमने धर्मांतरण पर रोक लगाया है, कानून बनाया है और सख्त कानून मध्य प्रदेश की सरकार भी बनाई। कई छोटे बड़े आदिवासी सियासी दल भी पनपाए जा रहे हैं, खड़े हो गए हैं। वो विचारधारा आपकी विचारधारा से पूरी तरह से मेल नहीं खाती है और कहीं ना कहीं वो उठाते हैं कि आदिवासी एक अलग समुदाय है, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन वो अत्याचार कहीं ना कहीं जातिवाद की ओर दिखाते हैं। क्या किस तरह का ये आपको नजरिया कहा ना कि हिंदुस्तान में अभी फूट डालो और राज करो, अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पार्टी लोग हैं, ऐसी विचारधारा है, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जेएस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब मिलके लोगों को गुमराह करना, उनमें फूट डालना, जातिगत भेद बढ़ाना और कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति भी हमारे देश की ऐसी रही, शिक्षा मंत्री भी ऐसे रहे कि सही चीज जनता के सामने नहीं आई। लेकिन और दिन झूठ चल नहीं पाएगा। वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का आदिवासी समाज बहुत तेजी से उभर रहा है। 21% आदिवासी भाई हमारे मध्य प्रदेश में हैं। 46 विधानसभा की 47 विधानसभा की सीटें ट्राइबल सीटें हैं और राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमेशा उसी की सरकार बनती है जिसके आदिवासी विधायक ज्यादा। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं मंगू भाई पटेल जी, वो भी आदिवासी लेकर काफी चिंतित नजर आते हैं। उनका फोकस भी आदिवासी पे काफी ज्यादा रहा है। आप स्वयं आदिवासी में रही हैं लगातार। ये प्रश्न इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ कि जो वोट बैंक की बात आपने की है, तो उस वोट बैंक को लेने के लिए कहीं ना कहीं जो सियासी दल जो विचारधारा स्फुटित करवा रहे हैं, क्या वो सही है? दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है वो काम कर पा रही है जो आदिवासियों को कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, या सनातन धर्म जो आपने बताया उससे जुड़े रहने के लिए काफी है? देखिए, मैं 10 साल तक ट्राइबल मंत्री रहा। हमारे जो राज्यपाल है महामहिम, वो भी 10 साल तक ट्राइबल मंत्री गुजरात में रहे। हमारा अनुभव, उनका अनुभव और हमारे द्वारा जो हमारे देवस्थान उनको ठीक करने का नियम हो, ट्राइबल हमारे जो सेनापति थे, आजादी के नायक थे, उनको ढूंढकर जनता के बीच में लाने का सवाल हो, उनके संस्कृति और संरक्षण का सवाल हो, उनके लोक कला, व्यवहार, आचरण और खान पान और परंपरा और रीति रिवाज, इन सबको हमने वन्या के माध्यम से जनता के बीच और उनको लाने की कोशिश करी। उनकी बोली भाषा में हमने 12 से 14 रेडियो स्टेशन चालू करवाए ताकि उनकी बोली भाषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज जनता के बीच ज्यादा आए और समाज में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आधुनिक युग के साथ जल्दी से जुड़े। ट्राइबल चैनल भी हम लोग लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उस समय रह गया। भविष्य में ट्राइबल संस्कृति और संरक्षण के लिए हम चाहते हैं कि सरकार ट्राइबल चैनल भी लॉन्च करे, जिससे जो लोग आज भी हमारे उस संस्कृति से फैलाने में और उसको प्रचार प्रसार में वंचित रह गए, हम चाहते हैं कि ट्राइबल चैनल के माध्यम से जन जन तक वो बात पहुंचे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आदिवासियों के प्रति जो आपकी संवेदना है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। क्या कभी कोफ्त होती है कि भाई वो डिपार्टमेंट रहता है आपके पास तो और बेहतर आप काम कर पाते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में जाति के आधार पर डिपार्टमेंट नहीं देते। सामान्यतः क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड मैटर होता है तो ट्राइबल मंत्री को डिपार्टमेंट इसलिए देते हैं कि उसकी जनभावना ज्यादा जुड़ी है। फॉरेस्ट और ट्राइबल दोनों चोली दामन का साथ है। पिछले समय भी ट्राइबल और फॉरेस्ट दोनों मेरे पास थे। एक दूसरे की समस्या और समाधान एक दूसरे में निहित होते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश का मैं पहला मंत्री हूँ इससे दोबारा ट्राइबल विभाग भी मिला और दोबारा वन विभाग भी मिला, ताकि हम एक दूसरे की समस्या समाधान समझ करके उस दिशा में आगे काम करें। कोई आपको कोफ्त नहीं, किसी प्रकार का सवाल नहीं है। हम सब मिलके सामूहिक जवाबदारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जब जब मैंने ट्राइबल्स के लिए जो कहा, आज आप उम्मीद नहीं होगी आपको, मुझे मालूम नहीं आपकी जानकारी है कि नहीं है, ट्राइबल पॉलिटेक्निक कॉलेज, ट्राइबल ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज,
यहाँ पर एक बच्चे की फीस 1 लाख रुपए महीना है। हमारे कहने से, हमारे विचार रखने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्राइबल बच्चों को विदेशों में भेजा। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने खर्च कर रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब 12-12 लाख रुपए साल की फीस है, हमारे यही मुख्यमंत्री जी पढ़ा रहे हैं। ट्राइबल इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्राइबल पॉलिटेक्निक कॉलेज, ट्राइबल ITI कॉलेज, जहाँ रहना खाना सब फ्री है और 1,000 रुपया पॉकेट मनी मिलती है। हिंदुस्तान में कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI नहीं है जो हमने हमारे शिवराज जी से मंजूर करवाया। आपके वन विभाग के कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना है, लेकिन बहुत तेजी से यहाँ पर बाघों की संख्या घट रही है, उनकी मृत्यु हो रही है, अनेक कारण उसके सामने आ रहे हैं। ये लापरवाही है, बेपरवाही है, या फिर अब हम मुगालते में आ गए कि हम तो टाइगर स्टेट बन के हमें कोई परवाह नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है। जब 2007 में था तब भी हम टाइगर स्टेट थे, और जब 2000 हम लोग यहाँ 21 में आए हैं, 22 में आए हैं, 21 में, तब भी हम दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा हमने प्राप्त किया है। अभी मुश्किल से 6 महीने में 22-23 टाइगर की डेथ हुई है। लेकिन जहाँ पर 600-800 टाइगर हों, अगर हम रेशो देखें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो एक टाइगर 12 साल 14 साल जाए जीता नहीं। और कुछ टेरिटरी के झगड़े होते हैं। जैसे अगर मैं बांधवगढ़ की बात करूं, तो जितने टाइगर बांधवगढ़ में रहने चाहिए उससे बेवड़े हो गए। अब हमें सागर में, नोरादेही में, मंदसौर में और दूसरी जगह टाइगर को शिफ्ट करने की योजना बनाना पड़ रही है, क्योंकि हर टाइगर का अपना एक एरिया हमने डिसाइड किया है। उससे हर जगह हमारे टाइगर ज्यादा हुए, इसलिए जो डेथ हो रही है वो राष्ट्रीय लेवल के कम है। मंत्री जी, जो वन क्षेत्रों में जो अतिक्रमण है वो एक बड़ी समस्या बन गया है, और ज्यादातर ये अतिक्रमण रसूखदार ही करते हैं। कितना मुश्किल होता है रसूखदारों को वहाँ से हटाना। कई फार्म हाउस बना लिए हैं, कई कॉटेज बना लिए जाते हैं, और वो खुद नियम तोड़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के 30% से ज्यादा भूभाग पर बस इतने बड़े भूभाग की कोई दीवार बनाकर या फेंसिंग करके हम रखवाली नहीं कर सकते। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया है। 300 से ज्यादा पुलिस अफसर हमने डेपुटेशन पर लिए हैं। समय समय पर हमारा विभाग भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण वाले जगह पर हटाता है। 2005 दिसंबर तक जितने कब्जेधारी थे हमने सबको पट्टे दे दिए हैं। कोई विवादित होगा या जिसके पास प्रूफ नहीं होगा वही केवल बचे हैं, और अभी वे पट्टेधारी तो हम लोग सख्ती से रोक रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, तकलीफ होती है, क्योंकि कई ऐसे लोग आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग का अमला बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है और अतिक्रमणकारियों को हम लोग सख्ती से रोक पा रहे हैं। आधुनिक संसाधन हमने भारत सरकार से मांग करी है, और उसके लिए संचार के साथ साथ परिवहन के आधुनिक संसाधन हम बहुत जल्दी जुटाएं। कई ऐसे आपके क्षेत्र हैं जिन्हें टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर डेवलप किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कई अच्छे रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं, कई आपके पार्क्स भी हैं, और क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं जिससे कि वो वर्ल्ड मैप में आ सके और मध्य प्रदेश को भी टूरिज्म का फायदा मिल सके? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेस्ट को में मार्केटिंग करने के लिए, आप सब लोग जानते हैं कि 30 जून के बाद हमारे पार्क बंद हो जाते थे और 1 अक्टूबर को खुलता था। छोटे छोटे ड्राइवर हैं, चपरासी हैं, गाइड्स हैं, होटल वाले हैं, उनको रोजगार का संसाधन मुहैया कराना मुश्किल होता था। पहली बार हमने पिछले साल चालू किया। अब बफर में सफर, हम पार्क और एरिया बंद करते हैं, लेकिन पार्क के आसपास जितना एरिया जहाँ पे जानवर भी मिलते हैं, और बफर में सफर हमने चालू किया। सारे होटल्स चालू, लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले साल में लगभग 40% लोगों को हमने रोजगार दिया है। 2-3 सालों में अब ये इतना हो जाएगा कि हमें पार्क बंद करने का जो मुश्किल परिस्थिति थी, जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, उससे हम निजात पा लेंगे। वहीं 37 ऐसे साइट्स जहाँ आपने कहा कि वन के अंदर झरने हैं, पानी है, नदियां हैं, खूबसूरत स्थान हैं, और जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, लेकिन वन विभाग के कारण नहीं हो सकता। 37 जगह हमने चिन्हित करी है। उसको प्रीफेब घर आप बना सकते हैं, वहां पर पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं। 10-10 साल के हम लीज पर दे रहे हैं।
आपका काम ठीक रहा तो 10 साल के लिए हम और बढ़ाएंगे। 37 साइट्स इको टूरिज्म के लिए हमने निकाली है। 8-10 जगह की हमने टेंडर भी कर दिए हैं। और अब जो ऐसे अनछुए अच्छी जगह थी टूरिस्ट की फॉरेस्ट एरिया में, उनको हम जनता के लिए खोल रहे हैं। तो उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में फॉरेस्ट की तरफ टूरिज्म बढ़ेगा। मंत्री जी, हाल ही में एक बड़ा मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है छतरपुर के बक्सवा क्षेत्र का। वहाँ पर हीरा खदानों को मंजूरी दे दी गई है। आम जनता और पर्यावरणवादियों का मानना है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाएंगे, उसका वो विरोध भी कर रहे हैं। इस और आपने क्या कुछ? देखिए, कोई भी खदान, कोई भी विकास का कार्य होता है तो उसकी एक नियम प्रक्रिया है। वन विभाग का मालिक बेसिकली भारत सरकार होता है। मध्य प्रदेश सरकार तो जैसे लाइक हम तो लीज होल्डर है। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जितने पौधे आप काटोगे उससे डबल लगाने की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था, लगाने के पैसे की व्यवस्था, 5 साल तक उसको बड़े करने की व्यवस्था, ये सारे भारत सरकार से मापदंड फिक्स है। जब भारत सरकार अनुमति देती है उसके बाद केवल हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं और हम अनुमति देते हैं। इसलिए जहां भी विकास कार्य होता है सारे मापदंड पर्यावरण के भारत सरकार खुद देखती है और वो अनुमति देती है। अगर वो अभी तो ऐसा कुछ बक्सवा में हुआ नहीं है, अगर वो अनुमति देगी तो मापदंड के आधार पर हमको भी अनुमति देनी आपको देनी पड़ेगी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा रोल। हमारा रोल कुछ भी नहीं होता है, इसका मालिक भारत सरकार। ये भारत सरकार का विषय आपने बताया। मंत्री जी, लेकिन अवैध कटाई एक मुद्दा है जो हमेशा आप बतौर वन मंत्री आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके जो फील्ड के जो ऑफिसर हैं उसको लेकर ज़्यादा सतर्क हैं? उनकी मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? क्या उसमें तकनीक का भी आप सहारा ले रहे हैं जिससे आप कहीं पे कंट्रोल रूम में बैठ के अभी देख लें कि भाई कहाँ पर कौन सा अधिकारी क्या काम कर रहा है? क्योंकि सिर्फ एसी चैम्बर में बैठ के वन विभाग की रखवाली नहीं हो सकती है, वनों की रखवाली नहीं हो सकती। देखिए, हम खुद मेरे ख्याल से मैं ऐसा मंत्री हूँ जो 4 दिन दौरा करता हूँ सप्ताह में, और हमारे अफसर, हर अफसर को 4 दिन दौरे करना है, जंगलों में रात रुकना है। इसके साथ साथ आधुनिक संचार उपकरण हम ले रहे हैं और जिससे मिनट टू मिनट जंगल और अवैध शिकार इसकी जानकारी हमें मिलती है। अभी हम लोग और आधुनिक उपकरणों के लिए भारत सरकार से हमने कुछ पैसे की डिमांड करी है और बहुत जल्दी उसका टेंडर हो जाएंगे। तो सैटेलाइट का उपयोग हम कैसे करें वनों की सुरक्षा में, इस पर भी चर्चा चल रही है। और आधुनिक संचार उपकरण, उसके साथ साथ हमारे लोगों को ट्रेनिंग देना, तो हम कहीं पिछड़ नहीं रहे हैं। और आपको जानकारी होगी, अभी कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय शिकार के जो गिरोह था उसको हमने सजा दिलाई है और सागर में तो सारे के सारे लोग जो अंतरराष्ट्रीय शिकार गृह में शामिल थे, शिकार गिरोह में शामिल थे, वो शिक्षकों के अंदर है। अत्याधुनिक तकनीक आपने कहा कि आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कोई ऐसी तकनीक जो ऑलरेडी इसमें प्रचलन में है और जिसका फायदा वन विभाग को मिल रहा है, जिससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, पुराने उपकरण हैं। अभी हम अगर वायरलेस से बात करें तो मैं बात करूंगा, आप सुनोगे। अगर सामने दुश्मन है, अब दुश्मनी ऐसे हुई कि जंगल काटने वाले और शिकार करने वाला बात करोगे, हाँ भाई बोल, तो वो आपको खुद गोली मार देगा। अब हमें उपकरण ऐसे चाहिए कि अगर हम बात नहीं कर सकते तो उस पर उसकी लोकेशन आ जाना चाहिए, उसके SMS आ जाना चाहिए कि तेरे सामने ये है गड़बड़। तो GPS सिस्टम हो, SMS हो और बिना बोले हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दें। जो BSF, पैरामेडिकल फोर्स और मिलिट्री उपयोग कर रही है, अभी मैं उसके बारे में ज्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे प्रक्रिया टेंडर में ऐसे आधुनिक उपकरण जो पैरामेडिकल फोर्स और मिलिट्री उपयोग कर रही है, हम हमारे वन विभाग के लिए भविष्य में करने वाले हैं। बालाघाट जैसा जो क्षेत्र है हमारा, वो नक्सल प्रभावित भी रहा है। ऐसे में कितनी चुनौतियां रहती हैं वन कर्मियों के लिए और उन्हें वो सुविधाएं जो आप दिलाना चाह रहे हैं, और वर्तमान में और क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिनकी वजह से आप उनको सुरक्षा के लिहाज से वो अपना काम बेहतर अंदाज में कर पाएं? देखिए, वनों की सुरक्षा केवल वन विभाग से नहीं हो सकती। वनों की सुरक्षा के लिए जनता को जोड़ना पड़ेगा और जनता को आमदनी का जरिया बनाना पड़ेगा। हम अभी तक जनता ये समझती थी कि जंगल बांस है तो सरकार ले जाएगी, सागवान है तो सरकार ले जाएगी। हम लोगों ने अब ये नियम बनाए हैं कि अगर बांस कटेगा तो बांस कटने के बाद, खर्चा काटने के बाद
पूरा पैसा वो गांव की रखवाली करने वाली वन समिति के और ट्राइबल्स को बांट दिया जाएगा। अगर सागवान कटेगा तो 25% पैसा आमदनी का हम जनता में बांट रहे। अब वो नए नियम और हम लेके आ रहे हैं। आने वाले समय में आप वन लगाओ, आप सागवान लगाओ, आप बांस लगाओ और पूरा का पूरा पैसा वन विभाग नहीं लेगा। पूरा का पूरा पैसा वो समिति और गांव के लोग लेंगे, ताकि वो खुद सुरक्षा करेंगे और खुद अपना पेट पालेंगे और खुद उन्नति करेंगे। ये नीति हमारी पाइपलाइन। वन औषधियों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? वन औषधि को लेकर के हिंदुस्तान में हम लोग काफी आगे हैं। हमारा काढ़ा पी करके बहुत से लोग कोरोना से भी मुक्त पाए। वन औषधि और वन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हमारा भारत सरकार का आयुष विभाग, FHRI जबलपुर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश हम मिलकर काम कर रहे हैं। औषधि पौधों की खेती, औषधि पौधे कल परसों ही हमने 74 लाख पौधे बांटे। औषधि पौधे आप लगाएं और औषधि पौधे लगाने के बाद आपको बाजार मिले, आपके औषधि पौधों का अच्छा दाम मिले, औषधि पौधे बेचने के लिए आपको दूर नहीं जाना पड़े। इस पर सारा काम चल रहा है और लोग फसल बदल कर औषधि पौधे लगाकर ज्यादा पैसा कमाएं। और औषधि पौधे से जितने भी हमारे आयुर्वेद के बड़ी बड़ी संस्थाएं, कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वैद्यनाथ हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे डाबर हो, सारी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी के CEO को हमने भोपाल में बुलाया था कि ऐसे रणनीति बनाएं कि आयुर्वेद और हमारे औषधि पौधों का ज्यादा से ज्यादा लोग आए और आमदनी करें। और आप लोग उनसे संभाग लेवल पर, एक जिले लेवल पर उनके अच्छे पैसे देके बेचे। ये बड़ा काम हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। भोपाल वन विहार में आपने नाइट सफारी की घोषणा की थी, वो परवान नहीं चढ़ पाई? नहीं चल रही है। अभी कोरोना के चक्कर में कुछ बंद हुई होगी, लेकिन और अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। लोग वेटिंग में हैं और अभी इको टूरिज्म से 2 गाड़ियां और मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूं, ताकि हमारे ऐसे पर्यटक जो जंगल नहीं जा सकते हैं वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से, पर्यावरण से रूबरू कराएं। इसके लिए हम लोग अगले दिन 2 गाड़ियां और वन विहार को दे रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं बतौर फिर वही आपका मुख्य विषय पे आपको लाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आपसे हम बात करते हैं तो एक बिल्कुल आप डाउन टू अर्थ बात करते हैं। एक आदिवासी एक राजा होने के बावजूद भी आप बिल्कुल उसी शैली में रहते हैं। हम आपकी उन तस्वीरों को भी याद करते हैं जब आदिवासियों को बीच में पाकर आप उनके नृत्य के साथ भी आप शामिल होते हैं, स्वयं भी नृत्य करते हैं, और वो प्रफुल्लता जो आपके आती है चेहरे पर, वो देखते ही बनती है। एक आदिवासी वो गाना जो आप हमेशा आपके मन जहन में बचपन से आपके चलता है, जब गुनगुनाते हैं, वो हम आपसे सुनना चाहें। आदिवासी लोक कला, परंपरा और रीति रिवाज और संस्कार ये हमारे खून में, इसको आप हमसे अलग नहीं कर सकते। और रीति रिवाज, परंपरा और संस्कार जिस दिन आदिवासी से अलग हो जाएंगे उस दिन वो आदिवासी नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग कई बार हमारे जो परंपरागत गीत होते हैं उनके साथ नृत्य होते हैं। अब धीरे धीरे आधुनिकीकरण में हमारे रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा, बांसुरी वादन, ढोल वादन और नृत्य, लोग इसको थोड़ा हल्के दृष्टि से देख रहे हैं, ये क्या है। लेकिन उसका जो आनंद है, उसमें डूब करके जो व्यक्ति अपने आप को भूल करके ईश्वर से एकाकार हो जाता है, उसका शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि हम लोग आज भी हमारे संस्कार और रीति रिवाज से बंधे हैं। और समय आने पर जब भी हमारे आदिवासी भाई इकट्ठे होते हैं, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। उनके सामाजिक कार्यक्रमों में, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाचने, गाने और वाद्य यंत्र को बजाने में हम अपने आप को रोक नहीं पाते। सर, वो गाना तो गुनगुना दीजिए जो आप बचपन से गुनगुनाते हैं, क्योंकि वो आदिवासी कहीं ना कहीं उस गौरव को बढ़ा ही रहे हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे गाना नहीं होगा। अभी एक आध दिन आप जंगल में चलिए, जब हमारे अपने लोग होंगे, अपने बीच बहुत सारे लोग होंगे, तो ऑटोमेटिक स्वर लहरें निकलेगी, ऑटोमेटिक पैर थिरकेंगे और ऑटोमेटिक वो चीज होती है। बोलने से वो सब नहीं हो पाता। इस दिन ट्राइबल्स एरिया में चलिए और हम उनके संस्कृति, संस्कार और भोजन कराएंगे, ताकि हमारा आज भी देश की आजादी के 70 साल बाद भी हम हमारे संस्कार को लेकर के जिंदा हैं। हम आपके माध्यम से जनता को दिखाना चाहते हैं। एक शब्द और सर, राहुल गांधी जी भी बहुत चिंता कर रहे हैं आजकल आदिवासियों।
कुछ उनकी मम्मा ने कर ली थी चिंता, कुछ उनके दादा ने चिंता कर ली थी। अभी तो यही तय नहीं हुआ कि उनकी जाति क्या है। कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी दंडवत करते हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं। हम तो हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि कृपया आप अपनी जात तो बताइए, हम आपको क्या माने। जिसकी आम आदमी कंफ्यूज हो कि आप प्रभु हो क्या, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहता। बहुत बहुत शुक्रिया वन मंत्री जी हमसे कहा चर्चा करने के लिए। वन मंत्री जी हमेशा की तरह वही बेबाक अंदाज, वही स्पष्टवादिता और वही खुलेपन से हमसे उन्होंने चर्चा करी है तमाम पहलू पर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस इंटरव्यू से निकल कर आ रही है वो ये कि आदिवासियों का जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, जैसे कि वन मंत्री जी बता रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं बकौल मंत्री जी षड्यंत्रपूर्वक और वाकई में सोचने वाला पहलू है कि क्यों इतने बड़े बड़े बलिदान करने वाले हमारे जो आदिवासी नेता रहे, राजा रहे, उनको क्यों भुला दिया गया, क्यों उनको इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, क्यों हमारे आने वाली पीढ़ियों को इतने गौरवशाली इतिहास से महरूम रखा गया और क्यों सिर्फ चुनिंदा लोगों पर ही पूरा का पूरा इतिहास गढ़ दिया गया। अब उन इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत है, हमारे गौरवशाली इतिहास को आगे लाने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री विजय शाह जी जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से वो आदिवासी समुदाय को आगे लाने की कोशिशों में जुटे हैं, उन्हें उसमें कामयाबी मिले, क्योंकि इस कामयाबी में भारतवर्ष की भी कामयाबी है और हमारे इतिहास को एक बार फिर विश्व के पटल पर लाने की जरूरत है। इनकी इस मुहिम में इंडिया फर्स्ट परिवार पूरी तरह से उनके साथ में रहेगा। आप इंडिया फर्स्ट को देखते रहिए और अपने दोस्त आशुतोष को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।